हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, आज का जो चैप्टर है हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ जो हम रन कर रहे हैं हमारे चैनल पर, उसमें हम थर्ड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, वाटर रिसोर्सेज। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। देखिए, वाटर रिसोर्सेज इस चैप्टर में हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो कि वाटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है ना, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। देन उसके बाद वाटर स्कैरसिटी क्यों है ना, कि किसी रीज़न पर हमें बहुत ज़्यादा वाटर मिलता है, किसी रीज़न पर वाटर नहीं मिलता है। एंड इवन ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इन फ्यूचर ड्यू टू वाटर क्राइसिस थर्ड वर्ल्ड वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन जो है वो अराइज हो सकती है ना। सो वाई दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज़ देयर। देन उसके बाद इस वाटर स्कार्सिटी जो है इससे डील करने के लिए क्या कंजर्वेशन प्लान्स है हमारे पास, है ना, या एंशंट टाइम्स पर हम किस तरीके से वाटर स्कार्सिटी से डील करते थे, ये सारा जो डिस्कशन है वो हम हमारे इस चैप्टर में करने वाले हैं। ओके, सो आपको आई होप कि एक थोड़ा सा हिंट तो मिल ही चुका होगा कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या और किस तरीके से रीड करना है। ठीक है, देखिए, यू ऑलरेडी नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। मतलब ये हमारी वाटर है, सॉरी ये हमारा अर्थ है, इसका जो 3/4 है मतलब इतना पूरा पार्ट जो है इसमें क्या है, वाटर है, और ये इतना पार्ट है उसमें क्या है, हमारी लैंड है। ठीक है, बट ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ इट अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो इतना पार्ट है ना, इसमें से बस एक छोटा सा जो पार्ट है इसी में हमको क्या मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है। बाकी का ये जो इतना वाटर है ये हमारे काम का नहीं है, मतलब एज अ ड्रिंकिंग पर्पस वगैरह जो है वो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। फाइन, तो हम कौन सा वाटर यूज़ कर सकते हैं जो हमें कहाँ से अवेलेबल हो। सो दिस फ्रेश वाटर इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ मतलब कि क्या, जो रिवर्स, पोन्स है ना, लैक्स वगैरह में मिलता है हमको वो, एंड ग्राउंड वाटर। तो जो भी रिवर, लैक्स, पोन्स वगैरह में मिलता है और जो ग्राउंड वाटर है यही केवल हमारा सोर्स है किसका, फ्रेश वाटर का। ओके, that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, जैसे कि ये वाटर है ना, इसका क्या होगा, इवापोरेशन होगा। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा बादल के फॉर्म में, है ना। देन उसके बाद यहाँ से क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो जो स्मॉल परसेंटेज में हमें फ्रेश वाटर मिल रहा है ना, जो कि सरफेस रन ऑफ के फॉर्म में है और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, वो रिचार्ज कैसे होता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू। और अगेन अगेन ये पूरा ऐसे साइकिल चलता रहता है ना। वाटर को हम यूज़ करते हैं, फिर वाटर वो रिवर्स वगैरह में जाता है, फिर इवापोरेट होता है, कंडेंस होता है, फिर प्रेसिपिटेट होता है ना। तो इस तरीके से पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो चलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर व्हाट इज़ द सरप्राइजिंग क्वेश्चन इज़ कि हमने अभी कहा कि अर्थ के 3/4 में क्या है, वाटर है ना। बट इवन दो, क्यों हमें पानी की कमी हो रही है ना, क्यों कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, जैसे कहा जा रहा है कि इवन इन दिल्ली ऑल्सो, है ना, कमिंग ईयर्स में क्या होगा, बहुत ज़्यादा वाटर स्कैरसिटी होगी। हम कहीं पर जो सिटीज़ वगैरह होती है उसमें हम न्यूज़ वगैरह पर देखते हैं कि टैंकर्स के आसपास कितनी भीड़ होती है, लोग अपनी जो भी बाल्टियाँ वगैरह है, डिब्बे वगैरह है, वो लेकर खड़े रहते हैं पानी भरने के लिए, है ना। तो अगर पूरा 3/4 पार्ट जो है इन अर्थ का वो कवर्ड है वाटर से, फिर भी आखिर पानी की कमी क्यों हमें होती है ना। तो दैट वाज द वेरी सरप्राइजिंग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। एंड इट इज़ प्रिडिक्टेड कि बाई 2025 नियरली 2 बिलियन पीपल जो है वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। ठीक है, तो आखिर ऐसा कारण क्या है, तो इसको हम दो फैक्टर्स में या उसमें स्टडी करते हैं ना। तो सबसे पहला तो कि वाटर स्कार्सिटी का कारण क्यों है, तो हो सकता है कि वहाँ पर क्या हो, वाटर अवेलेबल ना हो। तो क्वांटिटी वाइज हम देखेंगे सबसे पहला कि हो सकता है कि वहाँ पर उस रीजन में वाटर अवेलेबल नहीं हो, इसलिए वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी है। और सेकेंड जो वाटर स्कैरसिटी होती है वो किसके बेसिस पर होती है, क्वालिटेटिव, है ना। क्वालिटेटिव मतलब कि क्या, हो सकता है कि वाटर तो अवेलेबल हो बट उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है कि हम उसे हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, तो इन दो डायमेंशंस में हमको इस पूरे चैप्टर को डील करना है। फाइन, वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। So given the abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. मतलब अभी हमने बात की कि 3/4 एरिया में क्या है, वाटर है। उसके अलावा हमने पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी देखा कि वाटर तो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा ना, वो तो अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है, रिन्यू हो रहा है। बट फिर भी हमें क्या प्रॉब्लम है, वाटर स्कैरसिटी का। तो आखिर क्यों ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज वी इमीजिएटली एसोसिएट इट विथ रीजन्स। मतलब जैसे ही हमारे दिमाग में हम बात करते हैं कि पानी की कमी है, ये है वो, तो हमें क्या याद आता है, डेजर्ट वाला रीज़न याद आता है ना, कि वहाँ पर जो औरतें हैं वो बहुत सारे मटके लेकर पानी भर रही हैं। बट ऐसा नहीं है, जो वाटर स्कैरसिटी है वो केवल लिमिटेड नहीं है कि केवल डेजर्ट
में या राजस्थान में ही पानी की कमी है ना। जैसे दिल्ली हो गया है ना, कितना बड़ा सिटी है, हमारी कैपिटल है, वहाँ पर पानी की बहुत कमी है। अदर बड़ी सिटीज़ जो हो गई, बेंगलोर हो गई है ना, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ है जहाँ पर वाटर क्राइसिस होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारी अर्थ तो 3/4 एरिया में कवर्ड है वाटर से, इतना पानी है हमारे पास, फिर भी हमें पानी के क्राइसिस जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अवेलेबिलिटी जो है ना वाटर की, वो वेरी करता है। जैसे कुछ रीजन में बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल है, कुछ रीजन में वाटर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और उसके कारण क्या हो सकते हैं, जैसे कहीं पर बारिश ज़्यादा हो जाती है और कहीं पर बारिश जो है वो बहुत ही कम होती है, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा, लेक्स, रिवर्स, पोन्ड्स में पानी नहीं आ पाएगा, तो अपने आप ही वहाँ पर क्या हो जाएगी, वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी। और कुछ रीज़न ऐसा होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता है ना, इतना यूज़ नहीं है वाटर का, बट फिर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिसमैच है ना, इसके कारण वाटर स्कार्सिटी कई बार देखी जाती है। ठीक है, देन उसके अलावा सेकेंड रीज़न क्या है कि जहाँ पर वाटर है तो वहाँ पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन किसके कारण हो रहा है? अर्बनाइजेशन के कारण हो रहा है। और किसके कारण हो रहा है? एग्रीकल्चर के कारण। जैसे आजकल हम देखते हैं हर कोई, जैसे अर्बन एरियाज़ में भी देखें तो घर बनने से पहले लोग क्या बनवाने लगते हैं, वहाँ पर ट्यूबवेल्स बनवाने लगते हैं। ठीक है, वैसे ही एग्रीकल्चर में क्या हो गया, हर एक खेतों में लोगों ने क्या लगवा दी है, ट्यूबवेल्स लगवा दिए। तो आप सोचो ना कि आप इतना पानी निकाल रहे हो पूरा, बट क्या वही पानी आप फिर से ग्राउंड में दे रहे हो, मतलब फिर से वो वाटर रिचार्ज हो रहा है वहाँ पर या नहीं हो रहा है? ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। हमने क्या करा, पूरा जो हमारा ग्राउंड वाटर था उसको निकाल लिया है और उतना हम रिचार्ज नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि बारिश नहीं हो रही है। और उसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वाटर रिचार्ज करने के लिए वहाँ पर सॉइल होनी चाहिए, सॉइल एब्जॉर्ब करेगी वाटर को, तभी तो वो वाटर नीचे जाएगा और ग्राउंड वाटर बन पाएगा और फिर बाद में हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट अभी क्या है, हमने घर बना दिए, हमने रोड बना दी, तो यहाँ पर कच्ची एरिया है ना, मतलब कि जो रीजन है उसमें सॉइल वगैरह ये तो रही नहीं, तो आखिर वो वाटर एब्जॉर्ब वहाँ पर होगा कैसे और नीचे जाएगा कैसे? अगर वाटर नीचे जाएगा नहीं तो ग्राउंड वाटर कैसे बनेगा? तो जितना ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं उतना ज़्यादा वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वाटर स्कार्सिटी की। फाइन, thus water scarcity may be an outcome of large and growing population and consequent greater demands for water and unequal access to it। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है कि एक तो लार्ज पॉपुलेशन है तो नीड बढ़ गई है, और इसके अलावा क्या है, अनइक्वल एक्सेस है। जिन लोगों के पास पैसा है वो क्या कर लेते हैं, ट्यूबवेल्स वगैरह डिग कर लेते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें सबसे ज़्यादा वाटर स्कैर्सिटी को फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है आजकल। देन हैंस टू फैसिलिटेट हाई फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि हमने मिलेट प्रोडक्शन को प्रमोट करना स्टार्ट किया है, जो कि हम एंशिएंट टाइम पे करते थे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है और इसको पानी बहुत कम लगता है ना, तो ये क्रॉप हमारी इंडिया के लिए बहुत ही सुटेबल है। बट इंडिया क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है किसका, राइस का, इसका प्रोडक्शन कर रहा है वीट का, और ये क्रॉप ऐसी है जिनको बहुत ज़्यादा पानी लगता है। अब इनको पानी देने के लिए फार्मर्स ने क्या करा, बहुत सारे ट्यूबवेल्स जो है वो लगवा दिए अर्थ में, है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है, पूरा ग्राउंड वाटर जो है इंडिया का वो ख़त्म होता जा रहा है। अब ऐसे एरिया, जैसे मान लो ऐसे एरिया जहाँ पर ऑलरेडी वाटर क्या है बहुत ही कम है, और वहाँ पर भी लोग क्या कर रहे हैं, राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो पानी तो ख़त्म होगा ही ना। वो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर मिलेट प्रोडक्शन कर सकते हैं, ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं जो जिन्हें वाटर की कम अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, या कम वो रिक्वायरमेंट हो। तो इस तरह का प्लानिंग हमें क्या होगा, करना होगा। ठीक है, तभी हम वाटर स्कैर्सिटी वाली प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। ठीक है, देन देखो ये इस तरह के फ़ोटोज़ हम जनरली देखते हैं, है ना, कि कितना ज़्यादा वाटर स्कैर्सिटी है। देन उसके बाद ये सब हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं, आप रीड करना। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अर्स, है ना, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा हमने अर्बनाइजेशन स्टार्ट किया, मल्टीनेशनल कंपनीज़ वगैरह खुलने लगी, जिसके कारण नीड्स हमारी बढ़ने लगी, है ना, तो हमने क्या करा, और ज़्यादा वाटर, ग्राउंड वाटर वगैरह को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, रिवर्स वगैरह से वाटर। दैट उसके अलावा क्या हुआ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खुलने लगी, तो यहाँ से केमिकल वेस्ट वगैरह निकलने लगा, वो हमने रिवर्स में ड्रेन करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण जो फ्रेश वाटर हमारे पास एक तो बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल था,
और उसको भी हमने क्या कर दिया, पॉल्यूट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सारे रीजंस है किसके पीछे, वाटर स्कार्सिटी के, फाइन। इसके साथ साथ हमने क्या करा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वगैरह, है ना, क्योंकि हमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो भी हमने बढ़ा दिया। तो ये सारे फैक्टर्स है जो किसको प्रमोट करते हैं, वाटर स्कार्सिटी को, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हमने पढ़ लिए कि वाटर स्कैरसिटी आखिर क्यों है, इतना पानी अवेलेबल होने के कारण भी क्यों। एक तो रीजनल वेरिएशंस होते हैं, है ना, देन उसके बाद अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, ओवर पॉपुलेशन के कारण नीड्स हमारी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वाटर क्राइसिस हो रहे हैं, है ना। देन उसके अलावा क्या हुआ, हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में उन क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है जिनको कि वाटर इंटेक की या जिनको कि वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। उन एरियाज़ में भी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी वाटर क्राइसिस है, तो जिससे और ज़्यादा वाटर क्राइसिस वहाँ पर हो रहे हैं, है ना। देन उसके अलावा जो भी वेल वर्थ लोग हैं, है ना, उन वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे कि डिगिंग वगैरह, ट्यूबवेल्स वगैरह लगा रहे हैं, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, जो मार्जिनाइज जो सेक्शन है उसको वाटर क्राइसिस जो है वो फेस करना पड़ रहा है। तो ये सारे रीजंस हमने पढ़े वाटर क्राइसिस को लेकर, और ये सब किसके बेसिस पर, क्वांटिटी के बेसिस पर, कि वहाँ पर वाटर अवेलेबल है ही नहीं, है ना। Now, the second factor responsible is, so far we have discussed on the quantitative aspect of water scarcity. Okay, now we have to study the situation or the areas where water is sufficiently available to meet the needs of the people, but the area still suffers from water scarcity, है ना। मतलब वहाँ पर वाटर तो अवेलेबल है सफिशिएंट क्वांटिटी में कि हम नीड्स को फुलफिल कर सके, बट इवन दो उन एरियाज में हमको क्या देखने को मिल रहा है, वाटर स्कार्सिटी। तो ऐसा क्यों? सो दिस मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। Okay, there has been a growing concern that even there is ample water to meet the needs of the people, वहाँ पर जो वाटर है वो क्या हो गया, पॉल्यूट हो गया, या तो डोमेस्टिक फैक्टर्स के कारण या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण, है ना, जैसे कि केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, एग्रीकल्चर से आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं, डोमेस्टिक हाउसेज में जैसे कि हम सॉप वगैरह यूज़ करते हैं तो इसमें भी तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो इन सब ने क्या करा, जो भी फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल था उसको पॉल्यूट कर दिया। अब वाटर तो है बट हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, तो वो भी एक तरह से क्या है, वाटर क्राइसिस ही है, वाटर स्कार्सिटी है ना। So now, Government of India had accorded highest priority to improve the quality of life and enhances ease of living of people, especially those in rural areas, by announcing the जल जीवन मिशन, ठीक है। इसीलिए अब इंडिया ने क्या किया है, न्यू स्कीम्स, न्यू प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किए हैं जिससे कि हम वाटर क्राइसिस को डील कर सकें और इसके साथ साथ लोगों को क्वालिटेटिव वाटर जो है वो अवेलेबल करवा सकें। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पर हमने क्वालिटेटिव वाटर अवेलेबल नहीं करवाया तो जो वाटर वहाँ पर होगा लोग वही यूज़ करेंगे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिसीजेज़ होंगी तो कहीं ना कहीं इंडिया को ही फेस करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है ना कि हम उन डिसीजेज़ को रोक दें, हम उन्हें क्वालिटेटिव वाटर जो है वो अवेलेबल करवा दें। इसलिए गवर्नमेंट ने कौन सा मिशन स्टार्ट किया है, जल जीवन मिशन। अब जल जीवन मिशन का गोल क्या है कि हर एक जो रूरल हाउस होल्ड है उनको कितना वाटर मिल सके, 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। मतलब अगर हर एक पर्सन को कितना वाटर अवेलेबल करवाना है हमको, एक दिन का 55 लीटर ऑफ वाटर, फाइन। और ये कहाँ पर करवाना है हमको, रूरल एरियाज़ में। कौन सा मिशन है, जल जीवन मिशन है, फाइन। बाय इंश्योरिंग फंक्शनैलिटी ऑफ टैप वाटर कनेक्शंस। और ये वाटर हम उनको अवेलेबल कैसे करवाएंगे, टैप वाटर। जैसे कि शहरों में नल का पानी आता है, वैसे ही सेम नल का पानी है ना जो हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो हमें कहाँ पर अवेलेबल करवाना है, रूरल एरियाज़ में। और क्या टारगेट है कि हर एक इंडिविजुअल को कितना वाटर अवेलेबल करवाना है हमको, 55 लीटर्स ऑफ वाटर, फाइन। सो यू मैं ऑलरेडी रियलाइज दैट द नीड ऑफ द आर इज़, तो अभी एट प्रेजेंट इतना कुछ पढ़कर हमको क्या समझ में आया कि क्वालिटेटिव क्राइसिस भी है, क्वांटिटेटिव क्राइसिस भी है। तो हमें करना क्या है, तो द नीड इज़ टू कंजर्व एंड मैनेज अवर वाटर रिसोर्सेज। तो सबसे बड़ा नीड है कि जहाँ पर वाटर अवेलेबल है और जो पॉल्यूट हो गया उसके कारण हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो हमें वहाँ पर पॉल्यूशन से उस वाटर को कंजर्व करना है, मैनेज करना है। क्वांटिटी वाइज जहाँ पर क्राइसिस है तो हमें यह इंश्योर करना है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हम उन क्रॉप्स को लगाएं जो कम वाटर, जिनको कम वाटर का रिक्वायरमेंट हो, है ना। ट्यूबवेल्स वगैरह हम कम खोदें वहाँ पर, कुछ वहाँ पर कंजर्वेशन प्लानिंग्स वगैरह हम कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, जिससे कि हम क्या कर सकें, वाटर क्राइसिस को डील कर सकें, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे अपने आप को बचा सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी, कंटिन्यूशन ऑफ आवर लाइवलीहुड्स एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, एंड ऑल्सो हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसको, डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम, है ना। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो प्लैनेट अर्थ है उस पर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो यदि किसी एक को भी सफ़र होता है तो पूरा जो हमारा बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे यदि ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर पाए तो पूरा अर्थ ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या कोई और लिविंग ऑर्गेनिजम्स
बहुत ज़्यादा जैसे वाटर क्राइसिस हो गए, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं रही या एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो गई तो और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जितने भी ये क्राइसिस उनको डील करना ज़रूरी है ताकि हम हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। Over exploitation and mismanagement of water resources will impoverish this resource and cause ecological crisis, है ना। भाई ओवर एक्सप्लॉइटेशन वगैरह हमने किया तो जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण इकोलॉजिकल क्राइसिस हमको फेस करना पड़ेंगे, ठीक है। अब मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना। मतलब कि जो भी वाटर स्कैरसिटी क्राइसिस है उनको डील करने के लिए एक तो जैसे हमने पढ़ा कि जल जीवन मिशन लेकर आए गवर्नमेंट, जिसमें रूरल एरियाज़ में टैप वाटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है और उसमें हमारा टारगेट है कि हर एक इंडिविजुअल को 55 लीटर ऑफ वाटर हम प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। अब इसके अलावा अब जैसे कि हमने मिशन तो बना लिया, अब उसके लिए हमें वाटर अवेलेबल करवाना होगा, तो उसके लिए अब हमें क्या करने होंगे, प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। तो वही प्रोजेक्ट्स हमको रीड करना है, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। कि रिवर प्रोजेक्ट्स ऐसे बनाना है जिससे कि हम बहुत सारे हमारे पर्पस को फुलफिल कर सके। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल हम इसमें पढ़ते हैं डैम, है ना। तो जब हम डैम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इससे हम बहुत सारे पर्पस हमारे फुलफिल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला तो कि हम ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवा सकते हैं लोगों को, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए हम यहाँ से वाटर अवेलेबल करवा सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ को वाटर अवेलेबल करवा सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन हम यहाँ पर करवा सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स का हम यहाँ पर मतलब वो करवा उनको मतलब एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हम फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पर उनका ग्रोथ वगैरह हो, ब्रीडिंग वगैरह हो सके, ठीक है। तो देखो कितने सारे पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं हम, किससे, केवल एक हमारे प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो वही होता है हमारा मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि कुछ रीजन में वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, कुछ रीजन में वाटर क्या है बहुत ज़्यादा है और कुछ रीजन में क्या है वाटर बिल्कुल नहीं है। तो हम इन दोनों रीजन को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, जिससे क्या होगा, जिस रीजन में बहुत ज़्यादा वाटर है वहाँ से हम उस रीजन को वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पर वाटर क्राइसिस हो रहे हैं, फाइन। जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा फ्लड्स वगैरह आते हैं, बहुत ज़्यादा रिवर्स में वाटर है, तो उन रिवर्स से वाटर को हम उन रिवर्स में डाल दें जहाँ पर कि वाटर बहुत ही कम है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें एंशंट इंडिया में जाना पड़ेगा, है ना, कि एंशंट इंडिया में हम वाटर कंजर्वेशन प्लानिंग्स जो है वो कैसे करते थे। तो जैसे कि इन द 1st सेंचुरी BC श्रृंगवेरापुरा नियर इलाहाबाद हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, है ना। देन देखो इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा लोकेशंस को याद रख ले, है ना। देन उसके बाद और एविडेंसेस जो है हमको किसके वाटर कंजर्वेशन के कहाँ से मिले हैं, जैसे कलिंग ओडिशा से मिला है, नागार्जुन कौंड आंध्र प्रदेश से मिला है, बेन्नूर कर्नाटका से मिला है, कोल्हापुर महाराष्ट्र से, है ना। फिर भोपाल लेक इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो कि 11th सेंचुरी में बनाया गया था, है ना, और ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। और इन द 14th सेंचुरी द टैंक इन हौज खास दिल्ली में, इसको किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, इल्तुतमिश ने। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो वाटर कंजर्वेशन प्लानिंग है वो केवल हम आज ही करें, बल्कि एंशियंट टाइम से ही वाटर कंजर्वेशन प्लानिंग जो है वो की जा रही है, तभी आज तक वाटर जो है वो हम सभी को अवेलेबल है। बट अगर एट प्रेजेंट हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि इन फ्यूचर या जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी उसको बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी से हमें वाटर को कंजर्व करना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। Multipurpose project launched after independence with their integrated water resource management approach were thought as the vehicle that would lead the nation to development and progress, है ना। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को हमने इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट किया, और क्यों स्टार्ट किया, ताकि हम इंडिया में डेवलपमेंटल प्लान्स बना सके, है ना, इंडिया को डेवलप कर सके, जितने भी रिसोर्सेज वगैरह हैं, है ना, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़े, जैसे कि हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, तो उसके लिए हमने क्या लेकर आए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लेकर आए, ठीक है। देखो हमने एंशियंट टाइम में किस तरह से कंजर्वेशन प्लानिंग्स जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, है ना, चाहे वो रूलर्स के द्वारा हो या किसी भी किंग के द्वारा, जो भी सिस्टम था वहाँ पर वो हम डिस्कस कर चुके हैं, फाइन। अब नाउ व्हाट इज़ द प्रेजेंट क्राइटेरिया ऑफ कंजर्विंग द वाटर दैट वी हैव टू डिस्कस, ओके। सो नाउ एट प्रेजेंट हमारा जो कंजर्वेशन प्लान है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, डैम्स का है, ठीक है। सो व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। तो हमने क्या बोला कि जो सबसे इंपॉर्टेंट व्हीकल है इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर नाउअडेज वो क्या है, डैम है। तो डैम किस तरह से हमारी मदद करता है कंजर्व करने में और मैनेज करने में वाटर को, दैट वी हैव टू डिस्कस, फाइन।
Dams were traditionally built to impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate agricultural fields. Okay, देखो हमारे यहाँ जो वाटर का मेजर सोर्स है वो क्या है, मानसून है, रेनफॉल है ना। बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही रेनफॉल होती है ना, तो क्या होता है कि जैसे रिवर्स है, अब इनमें क्या है, वाटर आ जाएगा और उसके बाद ये वाटर कहाँ चला जाता है, ओशंस में। ओशन में एक बार वाटर चला गया तो इट डू नॉट हैव एनी यूज़, तो अब हम उसको यूज़ तो कर नहीं सकते। तो हमें क्या करना होगा, इस वाटर को रोक के रखना होगा ना, ताकि इन फ्यूचर वैन एवर वी फील अ नीड ऑफ वाटर, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से उस वाटर को ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के साथ मतलब इसी आइडिया के साथ कौन से कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, तो डैम कंस्ट्रक्शन को। ओके, ताकि हम जो रिवर्स है उसका पानी रोक सके, है ना, और रेन वाटर को कलेक्ट कर सके, जिसको कि हम फिर फर्दर इन फ्यूचर यूज़ कर सके, जैसे कि एग्रीकल्चरल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, है ना, देन हमारी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरीगेशन, बल्कि हम उन्हें आजकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, है ना। फ्लड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे, जैसे डैम वगैरह हम बना लेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर, मतलब किस तरीके से वाटर रिलीज़ करना है, अगर कहीं बहुत ज़्यादा एक्सेस कलेक्शन हो गया है तो हम वहाँ से, हम कितनी बार न्यूज़ में सुनते हैं ना कि इस बांध का गेट खोल दिया तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं फ्लड कंट्रोल में भी मदद करता है, और कई बार रीज़न भी बन जाता है फ्लड का, है ना। दैट विल डिस्कस इन आवर फर्दर लेक्चर। ओके, कि डैम्स के निगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है। रिक्रिएशन मतलब कि क्या होता है, जैसे हम लोग जाते हैं ना कई बार जो विजिट्स करने के लिए डैम्स वगैरह को, तो कहीं ना कहीं एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है ये। इनलैंड नेविगेशन प्रोवाइड करता है, और फिश ब्रीडिंग भी ये हमें प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे यूजेस है डैम्स के, है ना। तो डैम्स केवल हमारी वाटर कलेक्शन में ही मदद नहीं करता है, पर उसके साथ साथ बहुत सारी अदर चीज़ों में भी हेल्प करता है। हैंस डैम्स आर नाउ रेफर्ड एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, इसीलिए अब आजकल हम डैम्स को क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जिससे कि बहुत सारे पर्पज़ को फुलफिल किया जा सकता है। फाइन, फॉर एग्जाम्पल कुछ डैम्स के दिया हुआ है, जैसे जो हीराकुंड डैम है, इसका आपको लोकेशन देखना है, मैप में लोकेट करना है ना, लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था। दैन उसके अलावा सतलुज बेस रिवर बेसिन पर कौन सा है, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है ना। यहाँ पर हम इसको हाइडल प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं और इरिगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, तो इसको भी आपको मैप में लोकेट करना है। सिमिलरली हीराकुड प्रोजेक्ट इन द महानदी बेसिन इंटीग्रेट कंजर्वेशन ऑफ वाटर विथ फ्लड कंट्रोल। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में जिसकी मदद से हम वाटर को भी कंजर्व कर रहे हैं और फ्लड को भी कंट्रोल कर रहे हैं। फाइन, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस विद द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच, मतलब जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है इसको लार्ज स्केल पे कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, ऑब्वियस सी बात है आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, और किस कॉन्सेप्ट के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि हम हमारी नेशन का डेवलपमेंट कर सके, हमारी नेशन प्रोग्रेस हो सके। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि नेशन का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस होगा अगर हम डैम कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो क्योंकि देखो अगर वाटर अवेलेबिलिटी होगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छे से होगा, इंडस्ट्रियल नीड्स जो है वो हम फुलफ़िल कर पाएंगे तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छा होगा, डोमेस्टिक नीड्स जो है हमारे लोगों की वो फुलफ़िल कर पाएंगे तो सोसाइटी में शांति रहेगी, है ना, क्राइसिस वगैरह नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमने ये कहा कि अगर डैम कंस्ट्रक्शन वगैरह हम कर पाने में सक्सेसफुल हो पाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हम इंडिया का डेवलपमेंट कर पाएंगे। ठीक है, इस रिगार्ड में देखो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये वाला लाइन कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट जवाहरलाल नेहरू सेड अबाउट द डैम्स। ओके, सो दे कॉल्ड इट टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। व्हाई दे कॉल इट, बिकॉज इट हैज़ सो मैनी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड with the help of them we can develop India. Okay, so with that concept he told that temples of modern India, है ना। The reason being that it would integrate development of agriculture and village economy with rapid industrialization and growth of the urban economy। जैसा अभी मैंने बताया कि डैम कंस्ट्रक्शन होगा तो एग्रीकल्चर नीड्स फुलफिल होंगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, डोमेस्टिक नीड्स फुलफिल होगी, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है तो वहाँ पर लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए फॉर डोमेस्टिक वाटर, है ना, तो डैम हमारी काफ़ी मदद कर सकता है। Then in recent year, multi-purpose project and large dams have come under great scrutiny and opposition. Why we call it under scrutiny and opposition? Because कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि डैम्स से एग्रीकल्चर में हम मदद कर सकते हैं, इरिगेशन अवेलेबल करवाने में, इंडस्ट्रियल नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, पर जितने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, है ना, उतने ही इसके कुछ निगेटिव हो सकता है, नॉट ऑन दैट लार्ज स्केल, बट कहीं ना कहीं इसके निगेटिव पॉइंट्स भी है। सो नाउ एट प्रेजेंट व्हाट इज़ द क्वेश्चन ऑफ डिबेट कि आखिर डैम्स मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट तो हैं, तो वो हमारे मल्टीपर्पज़ टारगेट को फुलफिल कर भी पा रहे हैं या नहीं, या इनके कारण कोई और प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो रही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट नेचुरल फ्लो,
अब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो रिवर का नेचुरल फ्लो है हम उसको रोक रहे हैं ना बीच में। हम डैम मतलब कि क्या, हम रिवर के फ्लो को रोक रहे हैं, है ना, बैरियर लगा रहे हैं वहाँ पर। तो उसके कारण क्या हो रहा है, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन। जैसे ये रिवर आ रही है और यहाँ पर हमने इतना बड़ा पूरा डैम बना दिया, तो ये जो रिवर जितना भी सिल्ट वगैरह ला रही होगी वो भी यहाँ पर डिपॉजिट होता जा रहा है ना। तो डिपॉजिट होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रिवर की डेप्थ है वो कम होती जा रही है। तो किसके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, फ्लड के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, देन रिजल्टिंग इन रॉकेट स्ट्रीम बेड्स एंड पुअरर हैबिटेट फॉर द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिल्ट वगैरह हो गया तो जो फिश वगैरह होंगी ना, जो एक्वेटिक एनिमल होगा वो भी इसमें कई बार ट्रैप हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे फिश वगैरह को लंबी वो चाहिए है ना सॉरी, तो उनका मूवमेंट भी क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो ब्रीडिंग वगैरह में उनको इशू हो रहा है। फाइन। डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फोना टू माइग्रेट। अब क्या हो रहा है, जैसे यहाँ डैम हो सकता है थोड़ी दूरी पर जाके फिर हमने यहाँ डैम बना दिया, तो कहीं ना कहीं उनका रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, बस इतने ही एरिया में वो रह पा रहे हैं। तो इधर का एरिया अलग हो रहा है, इधर का एरिया अलग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वाली प्रॉब्लम जो है वो भी डैम कंस्ट्रक्शन में हमको देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको हो रहा है, एक्वेटिक एनिमल को इसका इफेक्ट हो रहा है। और एक और चीज़ क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सेडिमेंटेशन हो रहा है, जिसके कारण किसके चांसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, फ्लड के चांसेस जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है। Then the reservoirs that are created on the flood plains also submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हमको डैम कंस्ट्रक्शन करवाना है ना, और ये रिवर का कोर्स इतना ही था, बट अब क्या है, डैम के कारण पानी बहुत ज़्यादा आएगा अगर बारिश में, तो ये वाटर क्या होगा, इधर उधर फैलेगा ना पूरा। तो हो सकता है इसके पास में क्या हो, सब यहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड हो, तो ये क्या होता है, ये जितने भी फील्ड्स हैं वो भी डूब जाएंगे वाटर में। अब अगर सॉइल बहुत ज़्यादा समय तक वाटर में डूबी रहती है तो क्या होती है, उसकी फर्टिलिटी जो है वो चली जाती है। तो एक और प्रॉब्लम ये हमको देखने को मिला है ना कि जो रिजर्वायर्स हैं उनके आसपास की जो लैंड है या जो सॉइल है वो भी क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है विथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि 2 दिन 3 दिन में हो जाएगी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यदि हम इसको देखें फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो कहीं ना कहीं वो फर्टिलिटी को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है। तो इसीलिए एट प्रेजेंट डिबेटेबल क्वेश्चन क्या है कि क्या डैम सही में हमारे मल्टीपर्पज़ टारगेट्स को फुलफिल कर रहे हैं या अदर प्रॉब्लम्स को अराइज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कई बार डैम कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा है, तो जैसे मान लो यहाँ पे आसपास विलेज है, अब यहाँ पर लोकेशन सही है, तो कई बार विलेजेस जो हैं उनको खाली करवाना पड़ता है डैम कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना। बहुत सारे मान लो यहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, तो उन फॉरेस्ट एरियाज़ को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी यहाँ पर हो रहा है। तो इसीलिए दोनों ही पॉइंट्स हमको यहाँ पे डिस्कस करना है कि क्या डैम्स के नेगेटिव पॉइंट्स हैं एंड क्या डैम्स के पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वाई जवाहरलाल नेहरू कोल्ड डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना, तो आप वहाँ पर कौन से पॉइंट्स डिस्कस करोगे, पॉजिटिव पॉइंट्स, कि किस तरह से डैम जो है वो हमारे मल्टीपर्पज़ टारगेट को फुलफिल करने में मदद करता है। ठीक है। और अगर नेगेटिव पूछते हैं देन हमको ये वाले पॉइंट्स डिस्कस करना है। ओके। इरिगेशन इज ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन्स विद फार्मर्स शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। अब क्या हो रहा है कि इरिगेशन बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पर हो रहा है, लार्ज स्केल पर हो रहा है, तो उसके कारण जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है वो भी चेंज होते गए हैं। मतलब जहाँ पर बहुत ही कम वाटर अवेलेबिलिटी थी वहाँ पर भी हमने उन क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया है जिनको कि बहुत ही ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। इसके रिगार्ड में बहुत सारी स्कीम्स भी गवर्नमेंट चलाती है। जैसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कीम कौन सा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है। जिसमें कि हम ये कोशिश करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो है ना, फार्मर्स जो है, उनको एक्सेस मिल सके इरिगेशन फैसिलिटीज़ का। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। सम ऑफ द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम क्या है कि इन्हांस करना फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म एंड एक्सपांड कल्टिवेबल एरिया अंडर अश्योर्ड इरिगेशन। दैट मीन्स वॉट, कि जिन भी फार्मर्स के पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सकें। ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है, Ironically, the dams that were constructed to control floods have triggered floods due to sedimentation in the reservoir. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डैम्स को हमने बनाया था ताकि हम किसको वो कर सके, कंट्रोल कर सके फ्लड को, बट एट प्रेजेंट हम क्या देख रहे हैं कि डैम्स ही फ्लड का कारण बनते जा रहे हैं, है ना। These floods have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion. Sedimentation also mean that floodplains were deprived of silt, a natural fertilizer, further adding on the problem of land degradation. It was also observed that multipurpose project induced earthquakes, जैसे कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि
माउंटेनियस रीजन्स है ना, जैसे जो हमारी चंबल वगैरह रिवर्स है ना, इधर नॉर्थ से जो निकलती है हिमालयाज़ के पास से, तो वहाँ पर डैम्स कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको रॉक्स वगैरह को ब्रेक करना पड़ती है ना, कई बार बॉम्ब्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, तो जिसके कारण वहाँ पर लैंडस्लाइड्स वगैरह जो है वो देखी गई है। ओके, तो कई बार क्या होता है, डैम कंस्ट्रक्शन के लिए करने के कारण अर्थक्वेक, लैंडस्लाइडिंग वगैरह इस तरह के इश्यूज़ भी हमको देखने को मिलते हैं। फिर उसके अलावा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है, पेड़ों की कटाई वगैरह होती है, तो ये सारे इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए, अभी तक के जो चैप्टर है उसमें हमने कंजर्वेशन प्लान को लेकर पढ़ लिया कि जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ना, उसकी क्या नेगेटिव पॉइंट है और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखा गया किसके अगेंस्ट में, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट में। ओके, तो इन रेजिस्टेंसेस को अवॉइड करने के लिए और वाटर कंजर्वेशन को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया, जो कि क्या था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ नॉट अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट है ना, सिंस एंशियंट टाइम्स वी आर यूजिंग दिस टेक्निक फॉर वाटर कंजर्वेशन। फाइन, क्यों? क्योंकि इसका बहुत ही इसका ना तो कोई सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ना निगेटिवली, एंड ना ही इन्वायरमेंटली ये हार्म करता है। ठीक है, सो डैट इज़ वाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो बेस्ट वायबल ऑप्शन है रिसेंटली फॉर वाटर कंजर्वेशन। ओके, इफ़ यू वांट टू अवॉइड द नेगेटिव impacts ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लाइक डैम। ओके, सो पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ rainfall regimes and soil types and developed wide ranging techniques to harvest rainwater है ना, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, फ्लड वाटर इन कीपिंग विद द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड देयर वाटर नीड्स है ना। तो ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि जो भी रीज़न है, वहाँ की जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग हम इस प्लान को वहाँ पर बनाते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है, तो जितना भी रेनफॉल होता है, हमारा टारगेट क्या होगा कि उस रेन वाटर को हम कलेक्ट करें है ना, कुछ भी एक टैंक लाइक हम यहाँ पर बना लें और उसमें उस रेन वाटर को कलेक्ट कर लें। ठीक है, फिर बाद में इन फ्यूचर जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम इस टैंक से उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए हो या अदर हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हो। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है किसका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। ओके, इससे दो फ़ायदे, एक तो हम रेन वाटर को कलेक्ट करके जो वाटर वेस्ट हो जाएगा है ना, उसको भी वेस्ट होने से बचा रहे हैं। दैन उसके बाद कहीं ना कहीं इस वाले सिस्टम से हम जो ग्राउंड वाटर है ना, तो ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करने में ये हमारी मदद करता है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि एम्प्टी या खुले जो वो होते हैं ग्राउंड्स वगैरह है, तो वहाँ पर हमने पाइप के थ्रू क्या कर दिया, वाटर को अवेलेबल करवा दिया वहाँ पर, तो वो अर्थ में पूरा नीचे तक चला जाएगा। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हम इसे कर सकते हैं, टैंक बना के वाटर कलेक्शन कर लें हम, तो बाद में इन फ्यूचर हम उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। फाइन, और इसके लिए हमें कुछ मेज़र करना पड़ रहा है क्या, नहीं, कोई सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं है इसका, इन्वायरमेंटली बहुत ज़्यादा ये इन्वायरमेंटली इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। इन द हिल एंड माउंटेनियस रीजन पीपल बिल्ट डाइवर्जन चैनल्स लाइक द गुल्स एंड कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयस फॉर एग्रीकल्चर है ना। वैसे ही यदि हम देखें कहाँ पर, हिमालयन रीजन्स में, तो वहाँ पर भी वो लोग क्या करते हैं, ऐसे चैनल्स बना देते हैं है ना, डाइवर्जन चैनल्स बना देते हैं, जिससे कि जहाँ पर उन्हें उस वाटर को लेकर जाना है वो वहाँ पर ले जा सकते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, गुल्स एंड कुल्स। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वॉज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन राजस्थान ना। तो जनरली जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कि क्या, जो हमारी छतों से जो पानी आ रहा है ना पाइप के थ्रू, वो उसको जनरली कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ के लिए राजस्थान में है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान में है ना क्या है, डेजर्ट एरियाज जहाँ पर है, वहाँ पर वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल ऑल्सो है ना, सेम प्रोसेस फॉलो की जाती है। दैन उसके बाद जोहत इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मतलब कि जो भी देखो, इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स है पर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स that allowed the water to stain and moisten the soil like the खादीन्स in जैसलमेर एंड जोहर्ट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। मतलब कि क्या, हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसे डाइवर्ट कर रहे हैं पूरे वाटर को, जिससे कि वहाँ की जो सॉइल है वो ठीक तरीके से पूरा वाटर ड्रेन कर ले है ना, और कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर को भी हम रिचार्ज कर सकें। सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स जैसे कि राजस्थान, पर्टिकुलरली इन बीकानेर, फालोदी एंड बाड़मेर, ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज ट्रेडिशनली हैड अंडरगोन टैंक्स और टंकास फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर है ना। मतलब कि जो राजस्थान का एरिया है, पर्टिकुलरली कौन सा, बीकानेर, फालोदी एंड बारमार, वहाँ पर आज भी क्या है, ट्रेडिशनली है ना, मतलब एंशियंट टाइम से ही हम बोल सकते हैं कि
वहाँ पर ऐसे टैंक्स वगैरह बना लिए जाते थे जिससे कि वो रूफ टॉप वाटर को कलेक्ट कर सके। ओके, तो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस है ना। इसे हमें भी फॉलो करना चाहिए। इफ़ इट लाइक जितना पॉसिबल हो सके हमें उतना तो रेन वाटर को कलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, देखो इस तरह का पूरा कॉन्सेप्ट रहता है ये। यहाँ से जो रूफ का वाटर है उसको हम कलेक्ट करके यहाँ पर एक टैंक में पंप कर देंगे, है ना। जैसे यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पंप वगैरह उन्होंने लगा दिया, हैंड पंप वगैरह, वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से हमारा वाटर जो है वो कलेक्ट हो गया है तो इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाएगा और जब हमें वाटर लगेगा तब हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। या अलग से यहाँ पर हम टैंक्स वगैरह भी बना सकते हैं जहाँ से हम डायरेक्ट वाटर को यूज़ कर सकते हैं। फाइन, इसी को हम बोल रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट, है ना, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आई थिंक इतना ही सफिशेंट है हमारे लिए इस चैप्टर में। ओके, देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर है कि तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज़ मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी टू ऑल द हाउसेज अक्रॉस द स्टेट एंड दीज आर लीगल प्रोविजंस टू पनिश द डिफॉल्टर्स एंड देयर आर। मतलब कि क्या कि जो तमिलनाडु है वहाँ पर मैंडेटरीली ये बोला गया है कि हर एक हाउस में क्या प्रैक्टिस करना होगा, उन्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो उस तरीके से बनाना होगा जिससे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को वो सक्सेसफुल कर सके वहाँ पर। ओके, एंड अगर वहाँ पर ये प्रोविज़न को फॉलो नहीं किया जाता है तो उन्हें लीगली पनिश किया जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बस इतना याद रखना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी रेन वाटर है उसको हमें कलेक्ट करना है ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, इससे क्या होगा या इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो टैंक्स वगैरह में हम कर सकते हैं जिससे कि हम उस वाटर को फ्यूचर में यूज़ कर सकें, या तो फिर हम इस तरह का सिस्टम बना सकते हैं जिससे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके। ओके, और फिर इन फ्यूचर हम उसको यूज़ कर सकते हैं ट्यूबवेल्स के फॉर्म में, है ना, उस वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या हैंडपम्प्स वगैरह के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इतना आपको याद रखना है। दैन उसके अलावा एक छोटा सा फैक्ट याद रखना है कि तमिलनाडु में हर एक मतलब ऐसा वहाँ पर सिस्टम बनाया गया है कि हर एक जो स्ट्रक्चर है हाउस का वो इस तरीके से होगा कि वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रैक्टिस किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ देयर इज़ एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।